जॉनी जॉनी, यस पापा। ड्रंक ड्राइविंग, यस पापा। किल 2 people, यस पापा। ओके, राइट एन एसे ऑफ 300 लेटर। हा हा हा। घटना 19 मई को घटी जब एक 17 साल के नाबालिग ने शराब के नशे में तेज रफ्तार पॉर्श कार को चलाते हुए 2 आईटी इंजीनियरों की जान ले ली थी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था और मैं आपका होस्ट कौशिक। आज मैं एक ऐसा केस लेके आया हूँ जिसने भारत के कानून व्यवस्था को एक मजाक बना के रख दिया था। आज हम पुणे महाराष्ट्र में 19 मई के तड़के घटित एक दुखद घटना के बारे में चर्चा करेंगे। रात में करीब 2:30 बजे के आसपास एक 17 साल के नाबालिग शराब के नशे में तेज रफ्तार से मेरा मतलब है 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पॉश कार चला रहा था। ये घटना पुणे के कल्याणी नगर के जंक्शन के पास हुई, जहां उसने 2 आईटी इंजीनियर अनीश अवधिया और उसकी दोस्त अश्विनी कोस्टा को टक्कर मार दी। दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही दोनों की जान चली गई। घटना के बाद येरवाड़ा पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उसे उसी दिन हिरासत में लेकर पुणे के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया। यहाँ तक मैं बोलना चाहूँगा कि सब कुछ कानून के नियमों के हिसाब हुआ, पर फिर ऐसा क्या हुआ कि 17 घंटे में ही जमानत दे दी गई। जमानत की शर्तों के तहत उसे सड़क दुर्घटना पर 300 शब्दों का निबंध लिखने, ट्रैफिक पुलिस के साथ कुछ दिन काम करने और 7500 के 2 बेल बॉन्ड भरने को कहा गया। मतलब इंसान की मौत केवल 15 घंटे ही मायने रखती है। पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने आरोपी को बाल सुधार गृह भेजने की भी अपील की थी, लेकिन जब इस मामले को पुणे के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया तो वहां एक आश्चर्यजनक निर्णय लिया गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जज श्री दनवड़े ने पुलिस की सभी आवेदनों को खारिज कर दिया। इसके बाद आरोपी को कई शर्तों के साथ जमानत मिल गई। जमानत की शर्तों में न केवल उसे सड़क दुर्घटना पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा गया, बल्कि यातायात सुरक्षा नियमों का अध्ययन करने और नशा मुक्ति पर परामर्श लेने की भी शर्तें रखी गईं। यह निर्णय विवादों का कारण बना, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि इस तरह के मामले में कठोर सजा दी जानी चाहिए ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके और समाज में एक सख्त संदेश दिया जाए। यह मामला सड़क सुरक्षा, न्याय व्यवस्था और नाबालिगों की जिम्मेदारी पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। इस निर्णय के बाद सरकार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्य के खिलाफ जांच शुरू की। राज्य के एक महिला एवं बाल विकास विभाग से 5 सदस्यों की जांच समिति बनाई गई। जांच के दौरान ये सामने आया कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्य ने नाबालिग को जल्दबाजी में ही जमानत दे दी, जो कि एक गंभीर सवाल उठाता था। 8 अक्टूबर को बाल विकास विभाग के द्वारा दी गई अधिसूचना के हिसाब से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के 2 सदस्य दानवड़े और कविता तुलसीराम को दोषी पाया गया। उन्हें जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अधिनियम 2015 के तहत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने में आरोपी दोषी ठहराया गया था। चलिए थोड़ा केस में अब वापस आते हैं। 19 मई के हादसे के बाद 22 मई को बोर्ड ने आरोपी को बाल सुधार गृह में भेजने का आदेश दिया था। हालांकि 25 जून को बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि आरोपी पर जुवेनाइल बोर्ड के आदेश की सभी शर्तें लागू रहेंगी। बाल सुधार गृह से निकलने के बाद नाबालिग ने 3 जुलाई को निबंध लिखने की भी शर्त पूरी कर ली। चलिए, यहाँ तो वह नाबालिग बच्चा जमानत के तहत रिहा हो गया, बट उस समय और क्या क्या हुआ मैं बताना चाहूँगा। पुणे एक्सीडेंट केस में 11 लोग को गिरफ्तार किया गया। इसमें नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल और दादा सुरेंद्र अग्रवाल को 25 मई को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के ब्लड सैंपल में हेरा फेरी को लेकर आरोपी की मां, शशुन अस्पताल के 2 डॉक्टर, 1 स्टाफ को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा जिस पब में नाबालिग ने शराब पी थी, उसके मालिक, मैनेजर और स्टाफ सहित 5 लोग को अरेस्ट किया गया। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि आरोपी के दादा और पिता ने अपने फैमिली ड्राइवर की उस समय किडनैपिंग की और उसे घटना की जिम्मेदारी लेने पर दबाव भी बनाया और बहुत धमकाया भी, जिस पर बाद में 2 जुलाई को अदालत ने आरोपी के दादा को जमानत दे दी। हालांकि नाबालिग आरोपी के पिता अभी भी जेल में ही रहेंगे। उनके खिलाफ कुछ 6 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसमें से 3 कार हादसे से जुड़ी हैं।
इनमें से 2 केस पर विशाल अग्रवाल को जमानत दे दी गई है। विशाल अग्रवाल के खिलाफ प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में धोखाधड़ी को लेकर 3 अन्य केस भी दर्ज हैं। उस पर 72 फ्लैट के मालिकों के साथ फ्रॉड करने का भी आरोप है। तो ये थी पुणे एक्सीडेंट केस की सच्चाई। आपको क्या लगता है, यहाँ पर अदालत का सही फैसला क्या होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट करके हमें बताइए। अगर ये पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था आपको पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आने वाले एपिसोड में आप किस क्राइम से जुड़ी हुई कहानियां सुनना चाहते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं क्राइम से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें डालता रहता हूं। इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने इस पॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं, आपका होस्ट कौशिक।